हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और इसी में हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो कल हम देख चुके थे कि कैसे नई-नई धार्मिक परंपराएं उत्पन्न हुई और कैसे आपका पहाड़ी चित्रकला या फिर आप देखते हैं कि मुगल दरबार से निकली आपके चित्रकला में जो छोटे-छोटे जो आपके राज क्षेत्र थे, उन राजाओं ने कैसे उनको संरक्षित किया और कैसे नई क्षेत्र कलाओं का विकास हुआ। कल हम ये सब चीजें आपका देख चुके थे। छोटा सा रिवीजन करेंगे ब्रीफ में और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश रहेगा कि आज चैप्टर पूरा हमारा समाप्त हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया आपने, आगे बढ़ जाते हैं। देख लिए कल हमने ये सब आपका देख लिया, जगन्नाथपुरी वीर सूरवीरों को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, कविता कहानी इन सब चीजों को हमने देख लिया। क्षेत्रीय संस्कृति में जो आपके कथक था, नृत्य था, हमने उसको पढ़ा और साथ में लक्ष्मण जो आपके मंदिर है खजुराहो, उन मंदिर को देख लिया। क्लासिकल जो डांस था हमने आपके क्लासिकल डांस को भी हमने पढ़ा। ठीक है, क्लासिकल डांस के बाद संरक्षकों की जो आपकी लघु चित्रकला है उसको भी हम लोग आपका देख चुके थे, बात कर चुके थे। इन सबको देखने के बाद हमने जो है कोट जो आपकी लघु चित्रकला है इसको हमने देख लिया और आपका लघु चित्रकला के साथ साथ हमने आपका जो कांगड़ा शैली थी उसको देखा। फिर उसके बाद हमने आपके बंगाल का जो आपका क्षेत्रीय विकास हो रहा था उसको हमने देखा। कुछ उसके सोर्स हमको मिले, 14वीं शताब्दी में बंगाल क्षेत्र में कैसे आपका सूबा बना और आपका सूबा प्रांत था, कैसे वहाँ पर गौड़ जो आपके लोग थे और वो आए और कैसे नाथ संप्रदाय के रूप में वहाँ उनका पूजा श्रेणी लोक कथाएं जो हैं वाक्य प्रचलित हुई और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिनकी कहानी के बारे में आप पढ़ते हैं और मैनामती गोपीचंद धर्म ठाकुर जो ये वैष्णव संत हुए इनके बारे में पढ़ा। कल हमने पीर और मंदिरों की कहानी के बारे में देखा कि पीर मंदिर की कहानी क्या है, पीर किसे कहा जाता है, क्लियर है। और पीर की श्रेणी में सूफी संत, धार्मिक अनुभव, सहस्य व्यक्ति, योद्धा और देवी देवता, जीवंत आत्मा, पूजा परी, मजारे, ये सब कुछ आपका शामिल थी। इनको हमने देख लिया, इन्होंने हमने इनसे बात कर ली और इस पर हमने इन सब चीजों को गौर करके देखा और बात करी। ईंटों मिट्टियों गोरों के रंग निर्माण, सामाजिक बाल समूह, तेली आपकी कसारी, ये सारी चीजों को हमने देख लिया। और कल हमने हमने साथ में इसका क्या देखा, दोचला छप्पर। पहले हमने देखा कि मंदिर कैसे थे बने हुए, हमारे कुछ इस प्रकार के बने हुए आपके मंदिर थे। ठीक, इस मंदिर को हमने देखा और इस मंदिर के साथ हमने क्षेत्रीय संस्कृति निर्माण के विषय की कार्य पर हमने बात किया। ठीक है, ये हमने इसको देख चुके हैं। आगे बढ़ जाएं, इतना हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी मेरे प्यारे बच्चे का, एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, इतना हमने पढ़ लिया, ये हमने कला को देख लिया, श्यामी गौतिक कला है ये। अब देखिए गौतिक कला पर आगे बढ़ रहे हैं। इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ी की तरह है। कैसी है? बंगाल की जो झोपड़ी है उनकी तरह है, ठीक, और उनकी तरह होती थी। और 5वें अध्याय में वर्णित आपके बंगाली गुम्बद है, इसके कारण वहाँ आपके मंदिरों की स्थापत्य कला विशिष्ट बंगाली शैली का दूर प्रभाव है। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चोपला यानी कि 4 छत वाली और आपका ढांचे के निर्माण वाली चतुष्कोणीय छतें 4 दीवारी पर रखी जाती हैं, जो आपका तिर्यक रूप में एक ऊर्ध्वाधर छत के रूप में बनाई जाती हैं। कैसे हैं? एक ये 4 दीवारी के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, तृतीयक रूप में मिलती हैं, ठीक है। और एक आपका चबूतरे का जो ढेर है वो भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके भीतर भाग में आपके तरह तरह की आपकी सजावट होती है, लेकिन मंदिरों के अंदर बाहरी आपका दीवारों पर आपके चित्रकारी, सजावट, मिट्टी की आपकी पट्टियां और कुछ मंदिरों विशेष की पश्चिम बंगाल में ठाकुर जी, वैष्णव जी मंदिरों के ऐसे वहाँ सजावट उत्कृष्ट कोटि की, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। कैसी होती हैं? उत्कृष्ट चीजें आपकी होती हैं, ठीक। आगे बढ़े। अब मछली और भोजन के रूप में
परंपरागत भोजन पदार्थ आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से खाद्यान्न पदार्थ पर आपका निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं में वहाँ गरीब बंगालियों की भोजन सूची में आपका प्रमुख स्थान है। मछली पकड़ना वहाँ का आपका प्रमुख धंधा है। बंगाल साहित्य में मछली का स्थान का उल्लेख अलग अलग है। कह रहे जो बंगाल साहित्य है उसमें मछली का जो उल्लेख है वो अलग अलग मिलता है। इससे ज्यादा क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध की दीवारों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें मछलियों को साफ करते हुए टोकरू के बाजार में भरते हुए बाप का दर्शाया गया है। कह रहे जो मंदिरों की दीवार है वहां देखिए मछली केवल खाने का पार्ट नहीं है, वो मछली उनकी बंगाली साहित्य का परंपरा का उल्लेख करती है। कैसे उल्लेख कर रही है? आप ये वाली इमेज देखिए, ये इमेज को आपको दिखाई देगा। ये क्या करें, घरेलू काम में तैयार मछली को विशालाक्षी मंदिर में पक्की ईंटों के फलक है। आम बाग का मंदिर है और मंदिर में एक गृहिणी मछली को साफ कर रही रगड़ के, उसकी फोटो दिखाई गई। यानी कि उनके यहाँ मछली का महत्व क्या है ये दर्शा रहे हैं। देख लिया, ब्राह्मणों को क्षमा पोषित भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने ब्राह्मणों के लिए निषेध में ढील दे दी। अब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को समसिक भोजन की अनुमति नहीं दी, यानी कि वो कोई ऐसा भोजन आपका दारू, मीट, मच्छी, इस तरह का अंडा वगैरह वो नहीं खा सकते। लेकिन स्थानीय आहार में लोकप्रिय क्या थी? मछलियां लिखा है ना। स्थानीय आहार में लोकप्रियता को देखते हुए क्या कर दिया? लोकप्रियता को देखते हुए क्या कर दिया? ब्राह्मणों को विशेष के लिए आपका कुछ निषेध में ढील दे दी। और ब्राह्मण धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक आपका संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की खाने की अनुमति दी है। एक वहां का स्थानीय ब्राह्मण ग्रंथ है बंगाल का, उसको बोलते हैं ब्रद धर्म ब्राह्मण, बड़ा धर्म का आपका पुराण है। और उसमें खाने पीने की चीजों को लिखा है कि ब्राह्मण किन चीजों को नहीं खा सकते, किन चीजों को खा सकते हैं। उसमें खाने में मछली का उल्लेख है और ये जल तोरी के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसके खान पान के रूप में इसको दर्शाया, बताया गया है और इसके महत्व को समझाया है कि बंगाल में स्थानीय परंपरा में मछली का क्या महत्व है। आप इसको देख सकते हैं और गरीब लोगों की सूची का ये प्रमुख भाग के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, देख लिया, आगे बढ़ जाएं। और अब कह रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय, यूरोप में जो है कैसे छोटे छोटे राष्ट्र राज्य उदय हुए, उनके विषय में अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें एक एक करके दिखाई देगा। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी राज्य की प्रजा चर्चा यूनानी रूप में आपका सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के दशक के में स्वयं लोग ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे। एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन बोलते थे, कोई एक भाषा होगी जिसमें फ्रेंच या जर्मन बोल रहे हैं। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विश्वविद्यालय पाठकों के ग्रीक के स्थान पर रोमानिया लिखनी जाने लगी। जो पुस्तकें थी ग्रीक में लिखती थी, अब उनको हम रोमानिया जो भाषा है हम उनमें लिखा रहे थे। लैटिन और हंगरी के साथ राजभाषा का प्रयोग किया गया और इसी कारण अन्य प्रक्रियाओं का ये बोध हुआ और प्रत्येक आपका भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मन का एकीकरण हुआ और आंदोलन ने इसे भावनाओं पर और अधिक बल दिया। कैसी भावनाएं हैं, क्या होंगी, किस प्रकार हैं, इसको और अधिक बल दिया। हो गया, आगे बढ़ जाएं। इतना हम लोग देख चुके, अब इसका है आपका इनके मेल बैठाइए। अब आपको इनका सही मिलांक बैठाना है क्योंकि चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और पूरा आपको सही मिलांक आपको बताना है।
देख लिया? अब मुझे बताइए, अनंत वर्मन कहाँ के शासक थे? जगन्नाथपुरी, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य और लघु चित्रकला। इनको देखिए, ये आपको दिखाई देंगे। चलिए, कौन बच्चा बताएगा इसका मिलान क्या होगा? बताइए बेटा, सही मिलान करना है इनका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को देख लिया। कुछ इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, कुछ और आपका चैप्टर हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।